नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में जो है वो एमएलसी के जो इलेक्शंस हैं विधान परिषद के, वो खत्म हुए हैं और इस बार जो है क्रॉस वोटिंग की उम्मीद काफ़ी जताई जा रही थी और उसको लेकर के तमाम एहतियात भी बरते जा रहे थे और ऐसे में अब वोटिंग हुई है, रिजल्ट भी आ गए हैं और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सीनियर जर्नलिस्ट संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। संतोष जी हमारे साथ इस समय हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र। संतोष जी, अभी एमएलसी के इलेक्शन समाप्त हुए हैं और लगातार अभी महाराष्ट्र में ऐसा देखा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद थोड़ा सा अभी ब्रेक भी नहीं मिला था कि एमएलसी इलेक्शन हुए और अभी 3 महीने के समय के बाद तुरंत विधानसभा भी है। तो लगातार जो है चुनाव चल रहे हैं और किसी को आराम नहीं है महाराष्ट्र में। और जो खासतौर से एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो सूखा पड़ा था, एक उदासी जो छाई थी, उसमें कहीं न कहीं एक रौनक दिखी है, जो हमने देखा कल मिठाइयाँ भी बँट रही थी। देखिए, एमएलसी का जो चुनाव था उसको कहीं ना कहीं विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था और उसी हिसाब से ये चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि जो क्वार्टर जी, फाइनल हुआ था जिसमें लोकसभा का चुनाव था उसमें महायुति को काफी झटका लगा था। महाराष्ट्र में जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम सीटें आई थी और महाविकास आघाड़ी का जो मोरल लेवल था वो बहुत हाई था और ये माना जा रहा था कि इस बार भी इस सेमीफाइनल में महाविकास आघाड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और इसीलिए उन्होंने एक उम्मीदवार को ज्यादा उतार दिया था। लेकिन ये देखने को मिला कि इस बार महायुति जो है वो पूरी तरह से जो है एक संगठित नजर आई और जितने भी उम्मीदवार उनकी तरफ से खड़े किए गए थे सभी के सभी को जीत हासिल मिली। बल्कि इस बार जो है शरद पवार को झटका लगा है, क्योंकि शरद पवार ने अपना एक समर्थित कैंडिडेट जो कि शेतकरी कामगार पक्ष के थे, जयंत पाटिल बड़े नेता हैं और कई सालों से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, उनको अपना समर्थन दिया था और उनको चुनाव लड़वाया था। लेकिन वही जो है वो चुनाव हार गए। दूसरी बात ये थी कि इस समय उद्धव ठाकरे के जो सबसे करीबी है मिलिंद नार्वेकर, जो पीए उनके कहे जाते हैं एक तरीके से, वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको जीत हासिल हो जाती है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो है तकरीबन 8 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग में गए हैं, क्योंकि जो ये चुनाव होते हैं इसमें पहली पसंद और दूसरी पसंद इस तरह के जो है वोट डाले जाते हैं। तो पहली पसंद के जो चुनाव थे, पहली पसंद की जो वोटिंग थी वो बीजेपी के जितने थे वो इंटैक्ट रहे और उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट के जो उम्मीदवार हैं या जो राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के जो दोनों उम्मीदवार थे, दोनों को उन्होंने इंटैक्ट वोट किया है और वोटों की संख्या उनकी तकरीबन करीब करीब बराबर है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी का मतदान था को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो वोटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हुई। उनकी जो पहली पसंद की उम्मीदवार थी प्रज्ञा साठो, वो चुनाव जीत गई, लेकिन जो जयंत पाटिल थे उनको जो है वो पूरे उनके वोट नहीं मिले और यही कारण था कि सदाभाऊ खोत को जो है विजय मिल गई। जी। बड़ा संतोष जी, लेकिन बड़ा चौंकाने वाली बात है, कहाँ एक तरफ तो एनडीए गठबंधन जो है लगातार विरोध कर रही थी, ऊपर से क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा था बल्कि उल्टा कि एनडीए को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, महायुति को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन आया है, बहुत सारे नेता एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, तो क्रॉस वोटिंग में कहीं ऐसा ना हो कि इस बार एनडीए की तरफ जो है वो नुकसान झेलना पड़े। लेकिन ये तो एकदम उल्टा ही हो गया और खासतौर से जयंत पाटिल के को लेके जो आपने अभी बात बताई, उनको लेके ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो, क्योंकि 12 उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े थे और उसमें से जो बड़ी हार हम देख रहे हैं वो तो जयंत पाटिल की ही हुई एक तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि शरद पवार का समर्थन जयंत पाटिल को था और शरद पवार की तरफ से एक ही कैंडिडेट लड़ाया गया था। लेकिन इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मिलिंद नार्वेकर जो चुनाव लड़ रहे थे, जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं, और वो सभी पार्टियों में सभी राजनेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा उनको मिला है और इस क्रॉस वोटिंग में भी आप अगर देखेंगे तो एनडीए उम्मीदवार को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है, लेकिन नार्वेकर जी जो थे उनको जो है वो फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। नार्वेकर जी के बारे में अगर कहा जाए तो वो उद्धव ठाकरे के आंख नाक कान सब माने जाते हैं और उसी तरह से जयंत पाटिल जो थे वो आज तक जब भी शरद पवार की सरकार बनी है वो उनके समर्थन में खड़े रहे हैं और इस बार जो है
उन्होंने शरद पवार ने अपने एक मजबूत नेता के तौर पर उनको चुनाव लड़ाया था। हालांकि वो खुद एक पार्टी के प्रमुख हैं, वो हमेशा से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं महायुति ने एक समझ लेने की कोशिश की है कि पूरी तरह से संगठित रहने की आवश्यकता है, वरना महाविकास आघाड़ी उन पर भारी पड़ सकती है। और इस चुनाव में ये दिखाई पड़ा है। कल आप जब देखेंगे कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे के हो, चाहे वो अजीत पवार के हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के हो, वो बार बार ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि हमारा विकेट गिरा देंगे, अब हम लोग विकेट गिरा रहे हैं और आगे भी गिराते रहेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस तरह की जो भाषा की जा रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है, महाविकास आघाड़ी में ही गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और यही कारण था कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और उससे जो है जो हमारे सारे उम्मीदवार थे वो जीत के आए हैं, और उनका ही एक उम्मीदवार जो कि शरद पवार का करीबी माना जाता था वो हार गया है। और मैं बार बार अपनी बात में ये कहता हूँ कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी जो गोटियां है वो बहुत सही तरीके से शतरंज के हिसाब पर बिठाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से जो है जो क्रॉस वोटिंग हो गई है, कहीं ना कहीं उनका उम्मीदवार को उसका झटका लगा है। और लोग ये कह रहे थे कि शायद एनडीए की तरफ से जो महायुति का उम्मीदवार है सदाभाऊ खोत, शायद उनको विजय हासिल नहीं हो पाएगी और जयंत पाटिल के समर्थन में कुछ बीजेपी या बाकी लोग जो है वोटिंग करेंगे, और उस क्रॉस वोटिंग का फायदा जयंत पाटिल को मिलेगा। क्योंकि 12 सीटों में से 13 उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं तो चुनाव होता है, और चुनाव जब होता है तो पहली पसंद दूसरी पसंद का जो पूरा मामला होता है उसी पर ये सब कुछ निर्भर करता है। तो जयंत पाटिल के पक्ष में वोटिंग होगी ऐसी पूरी उम्मीद थी, और शायद इसकी पूरी लॉबिंग भी की गई थी। और आपने देखा होगा कि उसके पहले विधान परिषद चुनाव के 2 दिन पहले नेताओं को विधायकों को बुलाकर अलग अलग होटलों में रुकाया गया था, चाहे वो यूपी के हो या विकास आघाड़ी के हो, उनको अलग अलग होटलों में रुकाया गया था, पूरी लामबंदी करने की कोशिश की गई थी। उसके बावजूद अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महायुति को झटका लगा था, तो वो कहीं ना कहीं उसको रिकवर करने की कोशिश में थे, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव में अजीत पवार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार उनके 2 उम्मीदवार जो है वो विधान परिषद में जीत कर आए हैं चुनाव। तो उनकी पार्टी के अंदर भी जो गड़बड़ घोटाला चल रहा था कि शायद कई विधायक जो है इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे, तो वो भी एक उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। दूसरी बात आप ये देखिए कि एक बयान ये भी आया है कि अजीत पवार जो है वो जल्द ही शरद पवार के साथ फिर से मिल जाएंगे। तो ये जो राजनीतिक हलचल है ये दिखा रही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो है एकजुट होकर लड़ने का पूरा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी में ये जो रिजल्ट आया है इससे कहीं ना कहीं एक झटका जरूर लगा है, और इस पर वो आत्ममंथन करेंगे। मिलिंद नार्वेकर का जीत जाना जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन जयंत पाटिल का हार जाना शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। संजय जी, तुरंत एमएलसी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चुनाव अजीत पवार पहुंचे अमित शाह से मिलने के लिए। हालांकि खबरें तो अंदर की कोशिश की हमने भी जानने की कि क्या मीटिंग हुई है। दिल्ली पहुंचे अजीत पवार मिलने अमित शाह से। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अजीत पवार को झटका लगा था, और कहीं ना कहीं उसके बाद वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी जो है महायुति से छटक सकते हैं। और इसीलिए शायद महायुति ने इस बार उनको 2 उम्मीदवार दिए और दोनों को जिताकर लेके आए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूँ कि शरद पवार जो है पूरी तरह से नाराज हो जाते, और हो सकता है कि वो महायुति से अलग भी हो जाते। और इसीलिए उनको उनके 2 उम्मीदवार खड़े किए गए थे, और जो पहली पसंद के मत थे बीजेपी के वो तकरीबन जो है वहां पर डाइवर्ट किए गए। अमित शाह से मिलना ये जो है एक तरीके से मोरल बूस्ट करने की बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी जो है रणनीति बन रही है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हर कोई अपनी दावेदारी करना चाहता है। तो जो है ये मीटिंग एक मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि एक शिष्टाचार बैठक भी हो सकती है। हालांकि उस शिष्टाचार बैठक में चर्चाएं तो राजनीतिक ही होती हैं, लेकिन इससे एक तरीके से कहा जा सकता है कि धन्यवाद
करने की बात हो कि आपने हमारे उम्मीदवारों को पूरी तरह से समर्थन दिया और हमने आपके उम्मीदवारों को पूरी तरह से समर्थन दिया, तो ये जो गठबंधन है ये आगे आने वाले दिनों में और अच्छे से चले, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, उस पे आगे बातचीत हो और जो है मेरा जो सबसे बड़ा मानना है कि इस बार जो है महायुति के अंदर जो पूरा चर्चा चलेगा तो ये है कि उम्मीदवारों की जो घोषणा है और जो सीटों का बंटवारा है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था उसमें ये देखने को मिला था कि सीटों के बंटवारा जो है आखिरी मोमेंट तक किया गया, उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो आखिरी मोमेंट तक की गई। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा बिना किसी विचार विमर्श के पहले ही कर दी, फिर उनको बैक लेना पड़ा, तो तैयारी का जो समय होता है उम्मीदवार के लिए वो कम मिल पाता है, तो उसका नुकसान भी जो है वो पार्टी को उठाना पड़ता है। तो जो मुझे लगता है कि इस बार ये जो है सीटों के बंटवारे को लेकर जो है पहले से ये मंथना शुरू हो जाएगी और आप देखिएगा कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में शायद आचार संहिता लगनी है, तो उसके आसपास जो है इन लोग जो है अपनी सीटों का बंटवारा फैसला कर लेंगे और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी इस बार तकरीबन 1 महीना पहले करने की इनकी पूरी कोशिश चल रही है। संतोष जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कह सकते हैं कि पहला राउंड लोकसभा चुनाव एमवीए के नाम, दूसरा राउंड एमएलसी कह सकते हैं और तीसरा राउंड अब जब महाराष्ट्र सरकार पे बात बनाई है विधानसभा चुनाव, तो लग रहा है कि काफी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से जो है जोर आजमाइश तो चली रही है। और दूसरा आपने कहा कि जिस तरीके से कि पहली बार इस बार जो गलतियां की इस पर नजर है उसको ना दोहराया जाए और सीटों का बंटवारा पहले करके कैंपेन के लिए भी समय निकाला जाए ताकि सही तरीके से चुनाव प्रचार हो सके, ये भी कोशिश होगी मायावती की तरफ से। तो जो विधानसभा चुनाव है, अब लगता है कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसका असर हमने देखा एमएलसी पर भी क्या कुछ गुंजाइशें रही, एमएलसी के जो चुनाव हुए अब क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है महायुति को नहीं थी। आप देखिए कि वो 45 पार के नारे को लेकर चल रहे थे और जो रिजल्ट आया वो बहुत जो है इनके लिए एक तरीके से सेटबैक था और जो बीजेपी हो या शिवसेना शिंदे गुट के लोग हों, उनके भी लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारियां थी या हमारे जो सीटों का बंटवारा था या हमारे जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन था, उनका अनाउंसमेंट था, वो काफी लेट हुआ, हमारे कैंडिडेट्स को समय नहीं मिल पाया और इसीलिए कई जगहों पर हमें नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि कई जगहों पर जो है कैंडिडेट्स को लेकर ये हुआ था कि ये भाजपा से के चुनाव चिन्ह पर लड़ जाए, ये कैंडिडेट जो है ये शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह पर लड़ जाए, ये तमाम जो बातें निकल कर आई थी उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। और महाविकास आघाड़ी जो है उस चुनाव में आप देखिए कि पूरी तरीके से एकमुश्त होकर लड़े थे, उनका सीटों का बंटवारा हो गया था, कई कैंडिडेट्स जो है पहले से डिसाइडेड हो गए थे और 1 महीना पहले से वो प्रचार कर रहे थे, तो उसका फायदा भी उनको मिला था। तो इस बार उस गलती को सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है और खासकर मैं बात करूं तो बीजेपी और शिंदे गुट जो है उनके बीच में काफी बड़ा आत्ममंथन हुआ है और उन्होंने इस बार ये कहा है कि जो है अगर हमको फिर से सत्ता में आना है तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई जानी चाहिए और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि हर गठ से जो है कुछ प्रमुख नेताओं को चुना जाएगा और उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो हर पार्टियां जो अपनी तरफ से निकालती हैं वो सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी, उस पर फिर चिंतन मंथन होगा और उसके बाद सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि बहुत सारे नेता जो हैं जो विभिन्न पार्टियों में हैं वो एक दूसरे के गुट में जाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि होता क्या है कि जब किसी कैंडिडेट को लगता है जो सिटिंग एमएलए होता है या सिटिंग विधायक होता है या अपोजिशन का वो वहां का कैंडिडेट होता है, जब उसको पता चलता है कि ये सीट जो है वो शायद ये गुट से जाकर वो गुट पे जाएगी तो वो अपना पाला चेंज करता है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां थोड़ी सी सावधान होती है कि बहुत जल्दी जो है कैंडिडेट्स की डिक्लेरेशन नहीं किया जाए, लास्ट मोमेंट पे किया जाए और फिर उसको समझा बुझा दिया जाए या फिर आने वाले दिनों में उनको कुछ लोक लुभावन वादा दे दिया जाए कि आपको ये कमेटी दे देंगे, आपको ये पद दे देंगे। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन महायुति जो है पिछली बार ये गलती कर चुकी थी और इस बार जो है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संतोष जी और अपनी राय रखने के लिए, और महाराष्ट्र के जो अभी जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो चाहे राजनीतिक समीकरणों सब पर बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो देखिए अभी ये संतोष जी सिने जर्नलिस्ट जो अपनी बात सामने रख रहे थे और अब
जो है एमएलसी चुनाव भी हो चुका है और अब सबकी नजरें जो है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो महायुति हो। अब वो जो भी कदम उठा रहे हैं विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ही उठा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो समय बच गया है 3-3.5 महीने का, उसमें फायदा लिया जाए, फायदा उठाया जाए और जो जनता जो है उसको अपनी तरफ किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो जीत सके। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र में और सारी राजनीति जो है वो बदलती दिखाई देगी, समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि नेता जो दल बदल जो हम हमेशा देखते रहते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वैसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। you